आज हम पढ़ेंगे उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होता है? सपोज कोई आहार रस है, ठीक है। आहार रस कैसे फॉर्म होता है? हमने आहार लिया, ठीक है। इस पे किसने काम किया? जठराग्नि ने। जठराग्नि का काम करने के बाद क्या बना? आहार रस। आहार रस से क्या होगा? हमारी धातुएं बनेगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इस तरीके से धातुएं हमारी बनती है। हमारी आहार रस पे कौन सा अग्नि काम करती है? जठराग्नि। जठराग्नि से क्या बनता है? जठराग्नि का काम करके आहार पे क्या बनता है? आहार रस। आहार रस से क्या हुआ? धातु का पोषण होता है। तो ये जब धातु बनती है तो हमने देखा होगा कि सपोज रस धातु बन रही है, तो रस धातु के साथ साथ कुछ और भी धातुएं बनती है, जैसे कि वो बोलते हैं उपधातु, ठीक है। इसके साथ और क्या बनता है? अगली धातु का पोषक अंश, ठीक है। अगले धातु का क्या बनता है? पोषक अंश, ठीक है। उसके साथ क्या बनता है? उपधातु। और क्या बनता है? मल भी बनता है। क्या बनता है? मल, ठीक है। तो उपधातु क्या होता है समझ में आता है? तो धातु उपधातु में फ़र्क क्या है? तो जो हमारी धातु होती है वो हमारे शरीर को क्या करती है? धारण करती है। जबकि उपधातु भी हमें शरीर का धारण करती है, पर ये हमारे जीवन में क्या होती है, कुछ समय पे ही, मतलब क्या उनका काम आता है। जैसे कि स्तन्य या रज। रज का काम क्या होता है? मेच्योरिटी पे आता है, ठीक है। स्तन्य का भी काम कब आता है? जब फीमेल मेच्योर होती है तब इसका काम आता है, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं? हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक धातु क्या करती है? शरीर को धारण करके रखती है। जबकि उपधातु का ऐसा नहीं होता है। उपधातु क्या होता है? समय समय पर चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उपधातु की। तो उपधातु देखते कैसा है। तो उपधातु धातु स्तर पर जो पचन क्या कर रहा है? धातु स्तर पर जो पचन चल रहा है या परिणमन चल रहा है, प्रक्रिया के दौरान पोष्य धातुओं के साथ क्या होता है? उपधातु की भी निर्मित होती है अथवा पोषण भी होता है। उपधातु का क्या होता है? पोषण भी होता रहता है, ठीक है। धातुओं की अपेक्षा उपधातुओं का कार्य गौण स्वरूप तथा मर्यादित काल तक रहता है। अभी हमने बात करी उपधातुओं का क्या काम कैसा रहता है? मर्यादित काल तक रहता है, मतलब कुछ टाइम तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता, या फिर कुछ समय के बाद चालू होता है। तो उपधातु कौन कौन से है? तो ये श्लोक हमको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उपधातु का श्लोक याद ही होना चाहिए। तो इसको श्लोक को पढ़ेंगे कि रसात स्तन्यो ततो रक्तम असृज कंडरा शिरा मांसात वसा त्वचा सटचा मेदस स्नायु संभवा। एक बार फिर से देंगे। रसात स्तन्यो ततो रक्तम असृज कंडरा शिरा मांसात वसा त्वचा सटचा मेदसा स्नायु संभवा। तो ये श्लोक कहाँ पे? चरक चिकित्सा के आपको 15 चैप्टर के 17वें श्लोक में मिल जाएगा, ठीक है। तो उपधातु, हम पहले धातु देखेंगे। तो हमारी धातु कौन कौन सी होती है? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। तो रस धातु का उपधातु क्या है? स्तन्य और रज, ठीक है। रक्त धातु का उपधातु क्या है? शिरा, कंडरा। मांस का वसा, सट, त्वचा। मेद का स्नायु, संभवा। अस्थि का उपधातु क्या है? दंत, ठीक, ठीक है। तथा धातु तथा उपधातु का तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्न मुद्दे प्राय स्पष्ट होते हैं। अभी कुछ ऐसे, अगर कंपेरेटिव बात करें धातु और उपधातु का, अगर हम कंपेरेटिव बात करें तो जो धातु होता है, धातुओं के द्वारा यानी कि अगले धातुओं का पोषण किया जाता है। जैसे कि रस के द्वारा रक्त का, रक्त के द्वारा मांस का। इसी प्रकार की गति उपधातुओं में नहीं दिखाई देती। तो ये इसका क्या है? डिफरेंस है धातु उपधातु में, कि एक धातु से तो अगले धातु से का मतलब पोषण होता है, लेकिन जो उपधातु में ऐसा कुछ नहीं होता है। उपधातु में ऐसा एक धातु से अगले उपधातु का पोषक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद धातु धारण और पोषण दोनों कार्य करता है, ठीक है। लेकिन उपधातु केवल धारण करते हैं, ये पोषण का कार्य नहीं करते। अभी तुमको लग रहा होगा कि क्या लग रहा होगा कि स्तन्य तो पोषण करता है, तो ऐसा नहीं है। स्तन्य, यहाँ पे बात हो रही है कि सेल्फ में पोषण। स्तन्य खुद का पोषण शरीर का नहीं करता, वो क्या दूसरे बच्चे का करता है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है। मनुष्य क्या जो देह है जन्मता ही सप्त धातुत्मक होता है। मनुष्य का जो देह है जन्म से क्या होता है? सप्त धातुत्मक होता है, मतलब कि 7 धातुओं से बना हुआ होता है। अर्थात धातुओं का कार्य जन्म से मृत्यु तक अनवरत चलता रहता है। जो धातुओं का कार्य है, जैसे हमारे मांस का, अस्थि का कार्य क्या है? चलना फिरना क्या होता है? या हिलना। तो जन्म से लेकर मरने तक ये काम होता रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर उपधातुओं का कार्य देखें हम, तो विशिष्ट काल तक ही होता है, मतलब कि एक सीमित काल तक ही होता है। विशिष्ट आयु की, जैसे यौवन अवस्था अथवा गर्भीणी अवस्था में उपधातुओं की वृद्धि होना आवश्यक होता है। अपन ने बात कर चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद त्रिधा परिणमन, एक बार त्रिधा परिणमन देख लेंगे तीसरे पॉइंट में। त्रिधा परिणमन क्या होता है? सपोज ये हमारा आहार रस है, क्या है? आहार रस। आहार रस में क्या होगा कि रस पोषक अंश होगा, जिससे रस धातु का क्या होगा? पोषण होगा। तो रस पोषक अंश से क्या फॉर्मेशन होगा? हमारा रस धातु बनेगा। ठीक है, रस धातु के साथ हमने बात करी कि धातु के साथ सिर्फ धातु अकेले नहीं बनती और क्या बनता है? उपधातु, जैसे कि स्तन्य और रज। तो ये क्या है? रस धातु के उपधातु स्तन्य और रज का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके साथ और क्या फॉर्मेशन होगा? रक्त पोषक अंश, यानी अगली धातु का पोषक अंश भी बनेगा और रक्त पोषक अंश से क्या बनेगा? हमारा रक्त धातु बनेगी। ठीक है, उसके बाद और क्या बनेगा? और एक मल बनता है। तो ये जो तीन बनते हैं, रस धातु, उपधातु, रक्त पोषक अंश और ये मल, इसको ही क्या बोलते हैं? त्रिधा परिणमन। अगर हम बात करें रस धातु, ये रस धातु कहाँ बन रही है? तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये आहार रस, ये सब कहाँ हो रहा है? रस व स्रोतस। कहाँ हो रहा है? रस व स्रोतस। कहाँ हो रहा है? रस व स्रोतस। और अग्नि अगर इसमें बात करें तो कौन सी काम करिए? तो अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसका? रस धातु का, तो काम करूँ कौन सी करे? अग्नि करेगी रस धातु की अग्नि। कौन सी करेगी? कि रस धातु की अग्नि। तो रस धातु की अग्नि काम करे। अगर सपोज रक्त का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी अग्नि काम करेगी? रक्त धातु की अग्नि, रक्त धातु अग्नि। ठीक है, मांस का मांस धातु अग्नि, मेद का मेद धातु अग्नि। तो इस प्रकार अग्नि का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि जो जठर अग्नि है, जठर अग्नि तो क्या बनाती है? आहार रस को बनाती है। ठीक है, धातु को कौन बनाता है? धातु अग्नि बनाती है। धातु अग्नि कितनी होती है? 7। जठर अग्नि कितनी होती है? 1। और जो पंच भौतिक अग्नि कितनी होती है? 5। तो अग्नि टोटल कितनी होती है? 13। तो ये अग्नि का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा पॉइंट देखेंगे कि धातुओं में बिगाड़ उत्पन्न होने से अपेक्षाकृत अधिक गंभीर स्वरूप से व्याधि का निर्माण होता है। व्याधि का निर्माण कैसे होता है? अब देखेंगे डिजीज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो यहीं से हमारा बेस होता है कि डिजीज का फॉर्मेशन कैसा होता है कि जब धातुओं में बिगाड़ हो जाए। धातुओं में बिगाड़ कैसे होगा? कि धातु का पोषण नहीं हो रहा ठीक से। ठीक है, उसको सपोज ब्लड है या रक्त है। ठीक है, तो ब्लड या रक्त को क्या हुआ? अभी हमें खाने में आयरन या फोलिक एसिड या विटामिन की कमी हो गई, तो क्या होगा? रक्त ठीक से बनेगा क्या? नहीं। अब जब रक्त ठीक से नहीं बनेगा तो स्तन्यरज भी क्या ठीक से होगा क्या? नहीं। पीरियड्स को ठीक से आएंगे क्या? नहीं। मिल्क का फॉर्मेशन ठीक से होगा क्या? तो नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या होता है? व्याधि का निर्माण होता है। ठीक है, अब धातुओं की विकृति धातुओं की विकृति जो है ठीक की जा सकती है, किंतु उपधातुओं की हानि अत्यंत धीरे धीरे भर आती है। ठीक है, क्या क्या कहना चाह रहा है कि जो धातु होती है, अगर हम कोई सपोर्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारी धातु है, धातु तो क्या हो जाता है? इसकी जो हानि है, यानी कि इसकी जो डिफॉर्मिटी है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो उपधातु है, उपधातु की जो हानि या डिफॉर्मिटी जो हुई है, यानी कि जो स्तन्यरज में डिफॉर्मिटी हुई है, तो वो धीरे धीरे भर आती है। मतलब कि बहुत स्लोली क्या होता है? स्लोली वो हील होता है। मतलब धीरे धीरे ठीक होगा, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा जितना कि धातु का ठीक हो जाता है। ठीक है, अब उपधातु शरीर के शल्यभूत हो जाते हैं, किंतु धातु शल्यभूत नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सातवां पॉइंट कि धातु सदा सर्वकाल शरीर में रहने वाले घटक है। अपवाद शुक्र धातु की, मतलब एक एक्सेप्शन है कि हमारे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, जो सारी धातुएं हैं ये हमेशा धातु शरीर में रहती है। जैसे अस्थि है हमेशा बॉडी में रहेगी, लेकिन उसका एक अपवाद है कि जो शुक्र धातु है, एक्सेप्शन है कि ये क्या होती है? शरीर में हमेशा नहीं रहती। क्या शुक्र का बाहर भी निकलता है शरीर। जो स्तन है वो भी शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। ये रज उपधातु ये भी क्या है? शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो धातु क्या है? सदा शरीर में रहने वाले घटक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? शुक्र धातु। और स्तन्य रज ये भी उपधातु शरीर के बाहर क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। सारांश क्या है? धातु मुख्यतः उपधातु मुख्य और उपधातु क्या? गौड़ होते हैं, यानी सहायक होते हैं। मतलब मेन क्या होता है? धातु होता है, और उसका जो हेल्पर है वो कौन है? उपधातु। ठीक है, थैंक यू। तो आज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।